दोस्तों, आज हम पुरुषों से संबंधित, परिवार से संबंधित, फैमिली कोड से संबंधित एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे जिस पे हर एक औरत गुमान करती है और कहती है कि मैं तुझे जेल भिजवा कर रहूंगी, उसका सलूशन लेकर आया हूं। मैं हर उस पति के लिए सुप्रीम कोर्ट की वो नजीर लेकर आया हूं जो उनको न कि हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने से बचाएगी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही उनको न्याय दिलाएगी। मैं आज बात करने चल रहा हूं अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के एक केस के बारे में, जो कि 2024 में अभी लेटेस्ट जजमेंट आया है। इस जजमेंट में पतियों को बहुत सारी रिलीफ दिया गया है, बहुत सारी मायनों पर उनको सही ठहराया गया है। ऐसे मायनों पर जहां पर पत्नी कहती है कि मैं तुझे जेल भेजू, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ू। मनगढ़ंत कहानियों और दूसरे के चढ़ावे में आके अपने परिवार को खराब करने वाली औरतों को सबक सिखाने वाला ये जजमेंट है। तो इस जजमेंट के बारे में और डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इस जजमेंट में ऐसा था कि 2008 में पति पत्नी दंपत्ति जीवन स्टार्ट करते हैं। शादी होने के बाद उनका बच्चा भी हो जाता है, 10 साल तक सब कुछ ठीक चलता है। उसके बाद फिर उनके कुछ ऐसे क्रियाकलापों की वजह से आपसी सौहार्द नहीं बनता और एक केस लड़के के खिलाफ कर दिया जाता है। लड़के ने उसके पहले ही लड़की के खिलाफ डाइवोर्स का केस फाइल किया था, लेकिन फिर भी लड़की ने एक FIR लड़के के खिलाफ करी, उसको बढ़िया से ड्राफ्ट किया, 498 के सारे इंग्रेडिएंट्स उनमें आ गए, लेकिन तब भी उन सबको देखते हुए 482 का एप्लीकेशन, मतलब क्वेश्चनिंग ऑफ FIR का एप्लीकेशन के द्वारा हाई कोर्ट हरियाणा में लगाया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट उसको, माननीय हाई कोर्ट उसको डिसमिस कर देती है और कहती है FIR की विवेचना, FIR की कार्यवाही और भी प्रोसीडिंग है वो टाइम पे चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट इस चीजों को विशेषकर ध्यान देता है। 498 की बहुत सारी जजमेंट में बहुत सारी गाइडलाइंस आज तक सुप्रीम कोर्ट इशू कर चुका है, जिसमें जैसे कि 7 साल से कम की सजा, 41A की नोटिस, डिले कंडोनेशन, जुडिक्शन बेसिस पे बहुत सारे जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। क्योंकि महिलाएं इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं और पुरुषों को झुकाने और सेटलमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। ये आज के समय में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि 90% केसेस 498 के फॉल्स एलिगेशन पे किए जाते हैं, जो कि बाहर कहीं ना कहीं सेटल कर लिए जाते हैं, या तो फिर उनको ऐसे मेंटेन किया जाता है कि लड़के के ऊपर दबाव बन जाता है, वो खुद ही सुलह कर लेते हैं। नेहा का भी एक केस 2020 में आया था। उस केस को भी मद्देनजर देखते हुए, सभी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट, जिसकी अभी हम डिस्कस करने चल रहे हैं, जो कि पतियों के हित में है, उसको प्रतिपादित किया है। जिसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, जिसमें बताया है नेचर ऑफ एलिगेशन। जैसे कि FIR में जो एलिगेशन लगाया गया है कि मारपीट, दहेज मांगना या फिर घर से बाहर निकाल देना, ये जितने भी एलिगेशन बनाए गए हैं, इनको प्रूव करना, स्पेसिफाई करना बहुत ही मतलब जरूरी है। मतलब लड़की ने क्या किया था कि इसमें ये तो बता दिया कि मेरे साथ क्रुएल्टी हुई, मुझे मारा पीटा गया, मुझसे दहेज की मांग की गई, लेकिन कब मांग की गई, किस समय मांग की गई, किसके द्वारा मांग की गई, ये सब चीजें नहीं बताई गई। और साथ साथ में पति के साथ उसके सभी परिवारजनों को भी दहेज में शामिल कर लिया गया। मतलब पर्टिकुलर्स क्लियर ही नहीं थे कि किसने दहेज की मांग की, किसने मार की, किसने क्या किया। तो उस समय लड़की के तरफ से यह पक्ष आया कि ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये तो विवेचना में तय होगा कि किसने क्या किया। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जवाब देते हुए कहा कि जरूरी नहीं है कि इसको स्पेसिफाई किया जाए जब उसके ऊपर चार्ज बन चुके हैं, इवन की चार्ज उसके ऊपर आ चुका है, चार्जशीट लग चुकी है, लेकिन फिर भी अगर ये चीज स्पेसिफाई होकर नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं ये फॉल्स एलिगेशन की कैटेगरी में आती है। दूसरा जो पॉइंट था इसमें कि टाइम ऑफ कंप्लेंट क्या थी। टाइम ऑफ कंप्लेंट में डिले कंडोनेशन बहुत ज्यादा था। 2 साल पहले उसके पति ने उसके ऊपर डाइवोर्स का केस क्रुएल्टी के बेसिस पे लगा रखा था। तो कहीं ना कहीं उन मुकदमों के ऊपर प्रभाव डालने और दबाव बनाने के लिए पति पक्ष के ऊपर 498A का केस काउंट ब्लास्ट में लड़के पक्ष के खिलाफ किया गया था। तीसरा पॉइंट इसी में
एफआईआर जो हुआ, एफआईआर का टाइम जो है वो काफी डिले है। मतलब शादी कब हुई, कब आपके साथ क्रूएल्टी हुई, ये तो पहली बात तो स्पेसिफाई नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात ये है कि आपने किस डेट को जुरिडिक्शन बनाया और कब से कब तक के बीच में, जैसे कि क्रिमिनल केसेस के 3 साल के जुरिडिक्शन होते हैं, 3 साल के अंदर टाइम लिमिट होती है, आप उसको कर सकते हैं जुरिडिक्शन बेसिस पे, मतलब एरिया कौन सा है उस एरिया में। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं कि जुरिडिक्शन के बाहर चली जाती है, लड़की दूसरे स्टेट की है, उसने दूसरे स्टेट में केस कर दिया, तो ऐसे भी बहुत सारे जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसमें जुरिडिक्शनल बेसिस पे उनको खारिज कर दिया जाता है। उनके लिंक्स आप कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो अगर आप मैसेज करेंगे तो उसकी भी एक अलग स्पेसिफिक वीडियो हमारी तरफ से बना दी जाएगी। टोटल ओवरऑल ये निकल के आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना प्रेजम्पशन बनाया कि जो भी मुकदमा 498A का किया गया है लड़की की तरफ से, वो केवल बदले की भावना से, लड़के को नीचा दिखाने, लड़के को डराने धमकाने या मेंटेनेंस के लिए, दबाव बनाने के लिए ये किया गया है। तो ऐसी स्थितियों को, सारे इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए न्यायालय ने एक गाइडलाइन इशू करी और इवन की निचली अदालतों को भी ये आदेश दिया कि कोई भी जज ये चीज केवल ना देखे कि 498 का केस आ गया है, वो उसकी डीपली जांच करे कि क्या 498A का केस बनता है या इसको जबरदस्ती बनाया गया है। ऐसी स्थिति में कोई भी कोर्ट ऐसे मामलों को खत्म कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है उन लड़कों के लिए जो कि फालतू एलिगेशन में पड़े हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हमारे माध्यम से कोई सलाह चाहिए या आपको लगता है कि आपके मुकदमे में कोई सहायता चाहिए, तो आप नीचे कमेंट में अपनी बात बता सकते हैं। हमारी टीम के लोग आपसे संपर्क करके आपकी समस्या को सॉल्व कर देंगे। आप हमारे चैनल को और ऐसे ही ज्ञान के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। हमसे लगातार जुड़े रहें। हम आपको नई नई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बताते रहेंगे। धन्यवाद।